यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने कवर कर लिया, ठीक है। अभी तक कांस्टेंट मोशन तक हमने कवर कर लिया, है ना। अब इसमें चूँकि उस चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में उसी का एक पार्ट होता है फ्रिक्शन, ठीक है। बहुत लोग इंडिया में अलग करके भी पढ़ाते हैं चैप्टर को, है ना। बट इसमें जो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगा, है ना। जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, उसी में क्या होगा, एक फोर्स और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। एक फोर्स और ऐड हो जाएगा और कुछ थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, बस उसको सीख लेंगे, है ना। इसीलिए एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो, चूँकि हम लोग मेनली फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो अभी तक पढ़े सब टॉपिक वो वाला प्लस फ्रिक्शन का कंसेप्ट, है ना, प्लस सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट, यहाँ तक भी मतलब इसको कंसिडर किया जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। और बहुत जगह इसको एक ही चैप्टर बना के पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जैसे कंसिडर करो, है ना, एक सेपरेट चैप्टर कंसिडर करो या उसी का पार्ट कंसिडर करो, है ना। बट अभी हम लोग एक नई चैप्टर की तरह फ्रिक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस फ्रिक्शन में क्या क्या नया कॉन्सेप्ट आ रहा है और उसका एप्लीकेशन कैसे कैसे है, उसको समझते हैं। एक बात और बोल रहे हैं कि जब मेरा फर्स्ट लेक्चर कभी भी होना किसी भी टॉपिक का, उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टॉपिक में ना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और कोई भी कॉन्सेप्ट जो बनता है एडवांस का वो बेसिक से ही बनता है, कहीं ना कहीं उसी का एप्लीकेशन बना के उसको बनाया जाता है। एडवांस में क्या हुआ, 2-3 एप्लीकेशन मिला दिया गया, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट का ही 2-3 एप्लीकेशन मिला दिया गया, उसको एडवांस बना दिया गया, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। और हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट 4 से 5 कॉन्सेप्ट ही होता है, उसमें भी तुमको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि रिपीटेड होगा, ठीक है। वो टाइम बिंग आपको दिखेगा वो चीज़। तो ठीक है, ये सब बात तो हम लोग करेंगे बाद में। अभी हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। सुनना, अभी 10 मिनट का जो लेक्चर है वो उसको बढ़िया से सुनना, तुमको बढ़िया से फील आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और फ्रिक्शन का एप्लीकेशन तुमको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले बेसिक बात करते हैं। अगर तुमको फ्रिक्शन की बात बोले, ठीक है, अगर तुमको फ्रिक्शन की बात बोले तो सबसे पहला चीज़ वर्ड क्या फील आता है। अगर फ्रिक्शन की बात बोले तो हमें तो एक समझ में आता है कि कोई फोर्स होगा, ठीक है। फोर्स होगा, बेसिक बात, फोर्स होगा। कौन सा, कैसा फोर्स होगा, अपोजिशन फोर्स होगा। ये हमको बेसिक समझ में आता है कि फ्रिक्शन में क्या समझ में आ रहा है हमको कि एक फोर्स होगा। अब कैसा फोर्स होगा, वो अपोजिशन फोर्स होगा, ठीक है। ये हमें समझ में आता है। जैसे मान लो तुम बेसिक लेवल पर क्या बोल रहे हो, अगर तुमको बोला जाए तो तुम क्या बोलते हो कि जैसे एक मान लो एक बॉडी है और इस पर एक फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरह से, है ना। तो तुमको लगेगा कि अरे ये ग्राउंड सरफेस के और बॉडी के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, ठीक है ना। किसको अपोज करेगा, इस बॉडी को अपोज करेगा, मतलब इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बस ये बात हमको बेसिक लेवल पे फील आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो इसलिए हम लोग हर चीज़ को कंक्लूड करते हुए आगे और बात समझते हैं, है ना। तो पहला आ गया मेरे पास क्या कि ऑपोजिशन फोर्स है, ठीक है। अब इसके मोशन की बात करते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है, क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है ना। फ्रिक्शन क्या मोशन को अपोज करता है, अपोजिट मोशन। फ्रिक्शन क्या मोशन को अपोज करता है, ये बात पूछ रहे हैं। तो ये टर्म से बढ़िया है, ये टर्म में तुम क्या होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। जैसे तुमको एग्जांपल देते हैं कि इसी पे देख लो, चलो ये बात सही है कि इस पे फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन लगाया पीछे, ठीक है। अब जैसे मान लो इस ब्लॉक में हम यहाँ इस ब्लॉक एक ब्लॉक और रख देते हैं, यहाँ पे एक और मास यहाँ पे रख देते हैं, फोर्स अभी भी इसी पे लग रहा है, लेकिन क्या होगा देखो। तो ये बात तुमको पता है कि ये वाला ब्लॉक अगर फ्रिक्शन है, सपोज अगर सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है तो ये वाला ब्लॉक भी आगे जाएगा। सिंपल सी बात है कि सिंपल तुम एक ब्लॉक रख लो, है ना, और उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दो, ठीक है। एक ब्रिक रख दो, ब्रिक के ऊपर एक और ब्रिक रख दो, और क्या करो, नीचे वाला ब्रिक को खींचो। नीचे वाला ब्रिक को खींचेगा तो स्वाभाविक तुमको लगेगा क्या कि ये आगे वाला ब्रिक भी क्या होगा, आगे जाएगा। सॉरी, ऊपर वाला ब्रिक भी क्या होगा, आगे जाएगा।
अब ऊपर वाला ब्रिक पे तो फोर्स नहीं लग रहा है, सही से देखे तो ऊपर वाला ब्रिक पे फोर्स लग रहा है क्या? ब्रिक तो हम नीचे वाले फोर्स पे लगा रहे हैं, फिर ये क्यों जा रहा है ना? इसका मतलब कि इस पे भी फोर्स लग रहा होगा, इस पे भी फोर्स लग रहा होगा, ये आगे जा रहा है, इसका मतलब इस पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा? आगे लग रहा होगा। तो अगर इस सरफेस की बात कहें, इस दोनों बीच के सरफेस की बात कहें, तो हम क्या बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन तो इसके मोशन को अपोज करता है। अगर मान लो ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, तो इस ब्लॉक को, इस पे तो फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये क्यों जा रहा है आगे, है ना? इसका मतलब कि पक्का इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको आगे लेके जा रहा है ना? इसी चीज़ को हम बाद में देखेंगे कि जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे ना फ्रिक्शन कहाँ लगने लगता है? आगे लगने लगता है। अब इस सिस्टम का मोशन कहाँ पे था? सिस्टम का मोशन था आगे की तरफ, है ना? और ये बॉडी भी कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। सिस्टम का मोशन था आगे की तरफ, अब बॉडी भी जरा आगे जा रहा है, तो ये मोशन को सपोर्ट किया कि अपोज किया? मोशन को सपोर्ट कर दिया ना। ये सिस्टम आगे जा रहा है, ये बॉडी भी आगे जा रहा है, इसमें तो फोर्स लग नहीं रहा था, है ना? तो इससे क्या समझ में आता है? इसलिए हम बोले हैं कि मोशन ना लिखो, इसमें लिखो कि फ्रिक्शन क्या करता है ना? फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दिस इज द परफेक्ट वर्ड, दिस इज द परफेक्ट वर्ड कि हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है ना? फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजेज रिलेटिव मोशन, ठीक है ना? और सुनना, कहानी नंबर बढ़िया सुनते जाना, है ना? अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शन है वो कैसा होगा? एक बात तुमको समझ में आ रही होगी कि फ्रिक्शन कब लगेगा? जब बॉडी क्या होगा? कांटेक्ट में होगा, है ना? फ्रिक्शन कब लगेगा? जब बॉडी क्या होगा? कांटेक्ट में होगा। इसका मतलब कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। जब बॉडी कांटेक्ट में होगा तभी फ्रिक्शन लगेगा। फिर बॉडी फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है ना? अब ये कांटेक्ट फोर्स जो हो सकता है, ये हो क्या, कैसे कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है सॉलिड टू सॉलिड भी हो सकता है ना? सॉलिड टू सॉलिड हो सकता है। और क्या हो सकता है? सॉलिड टू फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है? सॉलिड टू फ्लूइड। फ्लूइड में क्या बोलते हैं? फ्लूइड एक जनरल टर्म है, उसका मीनिंग क्या होता है तुम्हारे लिए बता देते हैं कि फ्लूइड का मतलब होगा तुम्हारा लिक्विड भी हो सकता है ना? और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना? तो कांटेक्ट फोर्स आया। अब इसको समझ दो, सॉलिड सॉलिड के बीच में क्या हुआ? तो सॉलिड सॉलिड के बीच में जैसे ये वाला, है ना, नीचे वाला ग्राउंड सरफेस था और ये ब्लॉक था, इसके ऊपर ये रखा हुआ था, तो ये सॉलिड पार्ट, ये भी सॉलिड पार्ट, दोनों का सॉलिड पार्ट क्या है? कांटेक्ट में है। दोनों का सॉलिड पार्ट कांटेक्ट में है, तो हम क्या बोल रहे हैं? कांटेक्ट फोर्स सॉलिड टू सॉलिड है। और इसी का नाम देते हैं हम लोग ड्राई फ्रिक्शन। इसी का हम लोग नाम देते हैं ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है ना? ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है? अब यहाँ देखो, सॉलिड टू फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ से क्या किए? बॉल को ड्रॉप कर दिए। तो जब ये बॉल को ड्रॉप करते हैं, जैसे ये अंदर की तरफ आएगा, सपोज करो ये बॉल यहाँ पे पहुँचा है, तो ये जो वाटर का पार्टिकल्स है ना, ये जितना भी वाटर का पार्टिकल्स होगा, इस पे मूवमेंट के कारण, है ना, मोशन के कारण क्या करेगा? मोशन के कारण क्या करेगा? इस पे अपोजिशन फोर्स लगाना शुरू करेगा। इधर जब ये नीचे आ रहा है मोशन की तरफ, तो कहाँ लगाना शुरू करेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगाना शुरू करेगा, ठीक है? तो ये किस में हुआ? ये सॉलिड था हमारे पास और ये क्या था? फ्लूइड था, मतलब लिक्विड था। तो ये दोनों के बीच में फोर्स लगा, इसलिए हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? वेट फ्रिक्शन। उसका क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? वेट फ्रिक्शन, ठीक है ना? ये हमारे पास है वेट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की क्या बोले हम? फ्रिक्शन में क्या बोले तुमको कि कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स की बात कहें, है ना, कांटेक्ट फोर्स की बात कहें तो बॉडी में कांटेक्ट दो तरह से हो सकता है। बॉडी में कांटेक्ट दो तरह से हो सकता है, एक सॉलिड टू सॉलिड, है ना, और एक सॉलिड टू फ्लूइड। सॉलिड टू सॉलिड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रिक्शन। सॉलिड टू फ्लूइड होगा तो क्या बोलेंगे उसको? वेट फ्रिक्शन, है ना? अब इस दोनों के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, ठीक है? तो बेसिक बात है फ्रिक्शन के बारे में, डेफिनेशन
जो बोले तुमको, क्या बोल सकते हो, सिंपल सा, है ना। बहुत सारे डेफिनेशन बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल दे रहे तुमको, अभी अभी आप और डेफिनेशन लिखेंगे इसका, बनाएंगे डेफिनेशन बनाएंगे। फ्रिक्शन क्या बोल रहे हैं, है ना। अगर सिंपल बोलो तो क्या बोलोगे कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज ए, क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन इज ए क्या है, फोर्स। सिंपली बोले तो क्या बोले, फ्रिक्शन इज ए क्या है, फोर्स है ना, which opposes or have a tendency to oppose, have a tendency to oppose relative motion, ठीक है ना। तो पहला हमको समझ में आ गया, अपोजिशन फोर्स समझ में आ गया, रिलेटिव मोशन समझ में आ गया, ठीक है ना। कांटेक्ट फोर्स समझ में आ गया। चलो इसको नोट डाउन करो, तो आगे बढ़ते हैं, जो बात बोले ना रिलेटिव मोशन, इसको बढ़िया से ध्यान में रखना, ठीक है। इस चैप्टर में इसी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसी से तुम्हारा हो जाएगा पूरा का पूरा, रिलेटिव मोशन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फ्रिक्शन दो आ गया, एक आया वेट फ्रिक्शन, सॉरी ड्राई फ्रिक्शन, एक आया वेट फ्रिक्शन। थोड़ा सा और समझते हैं ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन के बारे में, थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है ना। देखो तो पहले ड्राई फ्रिक्शन में चले, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझते हैं। क्यों ड्राई फ्रिक्शन पे जा रहे हैं, वेट फ्रिक्शन हमको नहीं पढ़ना है। सुन लो पहली बात क्या बोल रहे हैं, वेट फ्रिक्शन हमें नहीं पढ़ना है, वो आपको थोड़ा सा आपको पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है ना। इस मतलब 11 के लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसको, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, वेट फ्रिक्शन थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। रिमेनिंग अगर आप जाओगे इंजीनियरिंग में और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोगे सब्जेक्ट, ठीक है ना, तो आपको ये वेट फ्रिक्शन के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे एक सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। चलो तो हमें क्या पढ़ना है, अभी जो पढ़ना है हमें सॉलिड टू सॉलिड का पढ़ना है, मतलब ड्राई फ्रिक्शन का पढ़ना है। तो ड्राई फ्रिक्शन की बात करें तो देखते हैं इसमें मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या है कि ड्राई फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कैसे लगता है। एकदम सुनते जाना, एकदम बढ़िया से लेक्चर को बढ़िया से सुनते जाना है, एकदम एक एक चीज़ बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये बोले कि एक ब्लॉक है इस सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, कुछ एक एम मास का होगा, एम मास का ब्लॉक है, तो इस पे मान लो कि फोर्स एफ लग रहा होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो सरफेस है ग्राउंड सरफेस, ठीक है, और ये बॉडी का जो सरफेस है, ये जो बॉडी का जो सरफेस है जो दोनों कांटेक्ट में है, इस दोनों पार्ट को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अभी तुमको ये लाइन सीधा दिख रहा है ना, बट ये लाइन सीधा एक्चुअली है नहीं। जब माइक्रो लेवल पर जाएंगे ना, अगर माइक्रो लेवल पर जाएंगे तो कैसा दिखेगा, देखते हैं इसको। माइक्रो लेवल पर जाएंगे तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट तुमको दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ पे कुछ तुमको इस तरह से दिखेगा। हम जूम करके एकदम पार्ट को एकदम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं हम, ठीक है, इस तरह से हमको दिखेगा, मतलब हिल्स दिखेगा, पीक्स दिखेगा, इस तरह से सरफेस प्लेन नहीं होगा, है ना। ये नीचे वाला सरफेस का कुछ इस तरह से बना दे हम, ठीक है, यहीं पे ऐसे बना दे, ठीक है। इसको देखो, ये वाला हमारा जूम पार्ट है ना, ये वाला हमारा बॉडी का पार्ट है, ब्लॉक का है, और ये वाला हमारा ग्राउंड सरफेस का है, ठीक है ना। तो पहले इसको समझो क्या है ये जो बना ना, ये इसको बोलते हैं इरेगुलरिटीज, ठीक है, और बोलो रफनेस का है ये रफनेस दिखा रहा है, ठीक है। और इस दोनों के बीच में देख रहे हैं ना, लॉक की तरह बना हुआ है पूरा, है ना।
यही तुम्हारा क्या है, इंटरलॉक है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक। ठीक है, बेसिक टर्म समझ ले रहे हैं ताकि समझ में आएगा कि कैसे फ्रिक्शन लग रहा है। अब ये सोचो कि ये वाले बॉडी पे हम फोर्स लगाए, तो जैसे ये वाला बॉडी पे हम अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये वाले बॉडी पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, देखो तो इस पॉइंट को देखो तो बढ़िया से, ये वाला पॉइंट क्या है, इसको रोक रहा है, ये वाला सरफेस को क्या कर रहा है, ये खींचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ क्या कर रहा है, इसको लॉक कर रहा है, लॉक कर रहा है, मतलब क्या करेगा कि यहाँ से इसको जाने के लिए नहीं देगा। तो इसी तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी पॉइंट है, इस तरह से कॉन्टैक्ट में बॉडी सरफेस होगा पूरा ऐसे करके। तो जहाँ जहाँ यह क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट बन रहा है पूरा, सब जगह इंटरलॉक्स इस तरह से बन रहा है, इंटरलॉक्स बन रहा है ना। तो क्या है मतलब कि इसको हर जगह क्या मिलेगा, अपोजिशन मिलेगा। और अपोजिशन जो होगा किस पे डिपेंड कर रहा है, इस रफनेस पे डिपेंड कर रहा है। सपोज करो ये हिल्स ज़्यादा होगा, है ना, इंटरलॉक्स ऐसा ज़्यादा बनेगा, इंटरलॉक ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दो बात हमें एक बात समझ में आ गई। पहली बात ये कि ये जो फ्रिक्शन है ये इस पे भी डिपेंड करता है, किस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे। ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। मतलब क्या क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे कि हाइयर इज द रफनेस, मतलब रफनेस ज़्यादा होगा किसी का तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाइयर इज द रफनेस, हाइयर इज द रफनेस, हाइयर इज द फ्रिक्शन। ठीक है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा होगा बढ़िया से एक चीज़ को। तो ये ड्राई फ्रिक्शन का मैकेनिज्म हो गया बढ़िया से। अब हम लोग समझते हैं कि ड्राई फ्रिक्शन में जो हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मतलब टाइप्स। अगर टाइप्स की बात बोले तुम्हें तो हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे पहला हमारे पास है, का नाम बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नंबर 2 जो है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और नंबर 3 जो है उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन करो, थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं, उसके तीनों के डिटेल्स में जाते हैं बढ़िया से। अभी एकदम पूरा बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं एकदम पूरा बेसिक में, है ना, ताकि हमें बढ़िया से फील आए फ्रिक्शन है क्या, कैसा लगाते हैं, ये सब चीज़ समझते हैं अभी पहले, फिर चलेंगे आगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक मतलब ही क्या हो गया, रेस्ट। तो वो फ्रिक्शन जो क्या लगता है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बॉडी हमेशा क्या होगा, इसमें रेस्ट में होगा, बॉडी इज एट रेस्ट, पहला पॉइंट। ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या बोलेंगे हम, ये कैसा फ्रिक्शन है या ये कब लगता है, जब बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, पहला पॉइंट। ठीक है ना। और सुनो, तो इस पे अगर बोले कि यहाँ पे एक बॉडी है और इस पे कुछ नहीं लग रहा, बॉडी पे कुछ नहीं लग रहा है, सिंपल सा एक मास है और सरफेस पर रखा हुआ है, तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन लग रहा हो कि नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा क्योंकि कोई फोर्स, अपोजिशन फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना। जब ये बॉडी रेस्ट में है तो इसको कोई अपोजिशन नहीं मिल रहा है, इस बॉडी पे कोई अपोजिशन फोर्स लगेगा, जैसे मान लो इसमें मोशन लगाएंगे तब तो ये ग्राउंड सरफेस क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। या ये बोलो कि इसमें अभी रिलेटिव मोशन कितना है, रिलेटिव मोशन कितना है, 0 है। अगर रिलेटिव मोशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड सरफेस के रिस्पेक्ट में ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो ग्राउंड सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा, इसलिए बोले हैं कि रेस्ट में होगा, बॉडी रेस्ट में होगा। देखो अभी बता रहे हैं, अगर फोर्स ऐसे लगा
किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉडी मूव कर जाएगा। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। देखो रेस्ट में है, फोर्स नहीं लग रहा था फिर भी रेस्ट में था, फोर्स लग रहा है फिर भी रेस्ट में है। लेकिन जब फोर्स नहीं लग रहा था तो फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा था। लेकिन जब फोर्स लग रहा है और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, दोनों बात समझना बढ़िया से। अभी फोर्स लग रहा है, सपोज करो कि ये वाला 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन क्या होगा कि ये भी 10 न्यूटन लग रहा होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन भी क्या लग रहा होगा, 10 न्यूटन लग रहा होगा। तो क्या करेगा, इसको मूव नहीं करने दे रहा है, मतलब फ्रिक्शन तो लग रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, बॉडी रेस्ट में हो और क्या बोल सकते हैं, हैविंग टेंडेंसी टू मूव। देखो फोर्स लगा तो टेंडेंसी हुआ ना, अगर फोर्स लगा बॉडी पे तो बॉडी का क्या हुआ, टेंडेंसी हुआ मूव करने का। अगर फोर्स लगा तो बॉडी का क्या हुआ, उसका टेंडेंसी हुआ मूव करने का। इसलिए बोल रहे हैं और हैविंग टेंडेंसी टू मूव। ठीक है ना। ये दो बात हमें स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गए। अगर हम बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ठीक है ना, एकदम एग्जांपल समझा रहे हैं एकदम पूरा, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या मतलब हुआ, सपोज करो अभी ये वाला बॉडी पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ठीक है, फ्रिक्शन के पास कैपेसिटी था 10 न्यूटन लगाने का, लगा दिया 10 न्यूटन, है ना। 15 लगा दिए तो 15 लगाने की कैपेसिटी होगा तो 15 भी लगा देगा वो। लेकिन सपोज करो कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम एक लिमिट होगा, फ्रिक्शन का क्या होगा, एक लिमिटिंग वैल्यू होगा कि इतना तक अगर लगेगा, फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि इतना मेरा कैपेसिटी है, इतना लगेगा। सपोज करो कि इसका फ्रिक्शन का वैल्यू है तुम्हारे फ्रिक्शन लगा सकता है कितना, मान लो कि 15 न्यूटन लगा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 न्यूटन तक ये क्या करेगा, इस बॉडी को रेस्ट में रख सकता है। लेकिन जैसे ही 15 न्यूटन से ज़्यादा एक्सीड होगा फोर्स, तो ये क्या करेगा, बॉडी मूव करने लगेगा। इसका मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शन अ बॉडी कैन, और सिंपल सा बोलो कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, किसमें, ताकि वो रेस्ट में रहे। मैक्सिमम फ्रिक्शन सो दैट बॉडी कैन बी इन रेस्ट। ठीक है ना, बेसिक लैंग्वेज में बता रहे हैं सब चीज। यहाँ पे एक और चीज लिख लो, नोटेशन लिख लो। देखो फ्रिक्शन को एक्चुअली हम लोग लिखते हैं, हम लोग स्मॉल एफ से। ठीक है, तो स्टैटिक को लिखना है ना तो एफ एस लिखो। ठीक है, लिमिटिंग लिखना है तो एफ एल लिखो, है ना। ठीक है, अब ये और समझो, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन बात समझते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या बोले कि बॉडी क्या करेगा, बॉडी का क्या टेंडेंसी होगा, मूव करने का। बॉडी का टेंडेंसी क्या होगा, टेंडेंसी नहीं, बॉडी क्या होगा, मूव करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में काइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन, मतलब कि अब बॉडी रेस्ट में नहीं है, मोशन में। तो मोशन में होगा तो भी फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तभी फ्रिक्शन क्या होगा, लगेगा, क्योंकि बॉडी कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में है फ्रिक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। सरफेस हमेशा कांटेक्ट में होगा तो फ्रिक्शन तो लगेगा। तो पहली बात यहाँ क्या समझ में आया कि फ्रिक्शन क्या है, बॉडी क्या है, बॉडी इसमें क्या होगा, इज इन मोशन। ठीक है ना, पहली बात। अब इसमें एक और मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म क्या बता रहे थे अभी तुमको ना, कि जब यहाँ पे इंटरलॉक जो बन रहा था, यहाँ बताया था ना, ऐसे जो इंटरलॉक जो बन रहा था, अभी मैकेनिज्म समझे यहाँ पे। तो होता क्या है, जब अभी ये रेस्ट में है तो ये इंटरलॉक्स पूरा ऐसे है। ठीक है ना, ये इंटरलॉक्स ऐसे है। अब लिमिटिंग वैल्यू तक भी ये इंटरलॉक्स इसी तरह से बना हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन हम जब ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो होता क्या है, ये इंटरलॉक्स ना ब्रेक कर जाता है। जैसे देखो यहाँ पे
ये वाला ऐसे ऐसे बन रहा था, ठीक है ना, सरफेस, और नीचे वाला मान लो इस तरह से बन रहा था, ठीक है ना, ऐसा बन रहा था। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना तो तुमको क्या दिखेगा, ये जो इंटरलॉक्स है ये ब्रेक हुआ दिखेगा, मतलब ये तुमको ऐसा दिखेगा, ये वाला तुमको ये ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है, ये ऐसे ब्रेक हो गया, ये ऐसे ब्रेक हो गया, ये वाला ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है ना, ये सारा का सारा पार्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो इस दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में थोड़ा सा स्मूथनेस आ गया, है ना, स्मूथनेस आ गया, लेकिन बॉडी तो कांटेक्ट में है, बॉडी कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन लगेगा। एक और बात सुनो, अगर ये बात पूछा जाएगा ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन में और स्टैटिक फ्रिक्शन में किसका वैल्यू ज़्यादा, लॉजिकली तुम बता सकते हो कि यहाँ इंटरलॉक्स था तो इसमें क्या था, लिमिटिंग वैल्यू इसमें था, तो सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था कि लिमिटिंग वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रहा था वो ज़्यादा था, लेकिन जब बॉडी मोशन में आ गया तो इंटरलॉक्स ब्रेक हो गया, इंटरलॉक्स जब ब्रेक हुआ है ना, इसका जो रफ सब सरफेस है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, बॉडी में थोड़ा स्मूथनेस आ गया, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है हमेशा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। ये बात बढ़िया से दिमाग में रखना, आगे भी करेंगे लेकिन दिमाग में रखो। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या समझ में आया, कैसा फ्रिक्शन है ये, कब कब लगता है ये, जब बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा, है ना। नोटेशन की बात करें तो नोटेशन कैसे लिखते हैं, इसको एफ के से लिखते हैं, नोटेशन कैसे लिखते हैं, एफ के से लिखते हैं, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन करो, तीनों का अपने से नोट्स बनाकर बढ़िया से लिखोगे, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में खुद से लिखोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन में लिखोगे और काइनेटिक फ्रिक्शन में लिखोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन में भी इसको लिखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन पे चलते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। जिस फॉर्मूला से हमें पूरा काम है वो क्या है, लॉज। तो पहले एक बात, तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल तुमको बताते हैं, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है। अब जैसे फोर्स लग रहा है तो मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इस पे फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन लगेगा, क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज करो अभी इस बॉडी पे इसका एमटी नीचे अटक रहा होगा और नॉर्मलाइजेशन कहाँ काम कर रहा होगा, ऊपर। नॉर्मलाइजेशन कहाँ काम करेगा, ऊपर, है ना, इस सरफेस पे इससे जाएगा ना पूरा, तो कहाँ काम करेगा, ऊपर। अब ऐसा करें कि यहाँ से एक फोर्स लगा, इस बॉडी को देखो बढ़िया से, इस बॉडी को देखो बढ़िया से कि अगर इसके ऊपर एक और फोर्स लगा दे या एक और वेट ऐसे रख देते हैं, तो जब यहाँ पे वेट रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब वेट रखेंगे तो नॉर्मल एक्शन वैल्यू बढ़ेगा। नॉर्मल एक्शन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल एक्शन का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल एक्शन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी को कम दबा रहा है। बॉडी को दबाने का मतलब क्या हुआ, जब प्रैक्टिकली बात सोचो कि एक फोर्स लग रहा था इस तरह से और ये बॉडी मूव कर रहा था, अब क्या किए, इस बॉडी को दबा दिए, दबा रहे हैं। अगर बॉडी को दबा रहे हैं तो क्या होगा कि ये वाला जो फोर्स तो जो लग रहा होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तुम पहले सोच के देखो, जब इसको कस के दबाओगे ना तो बॉडी का मोशन क्या हो गया, कम हो जाएगा। बॉडी का मोशन क्यों कम हुआ होगा, सोचो तो। अगर ये वाला फोर्स लग रहा है बॉडी पे और हम क्या किए, इसको ऊपर से दबाना शुरू कर दिए, तो जब दबाना शुरू करेंगे तो बॉडी का देख रहे हैं क्या कि मोशन कम हो गया। तुम देखना प्रैक्टिकली, कोई भी बॉडी को, कोई बुक हो जाए किसी चीज़ को स्लाइड करना है ना, एक हाथ से स्लाइड करना और उसको ऊपर से दबाना, तो तुमको क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ फोर्स को कांस्टेंट कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं बॉडी में मोशन क्या हो गया, स्लो हो गया। बॉडी का मोशन स्लो होने का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई अपोजिशन फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ अपोजिशन फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो, सॉरी, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पे।
जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन पे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का एक और बात हम बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है, ज़्यादा कांटेक्ट में होगा, ज़्यादा कांटेक्ट में होगा, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको हमने लिखा एफ से, फ्रिक्शन फोर्स किससे लिखा, सिंपल क्या लिखा, एफ से लिखा, या हाँ ठीक है लिखो पहले एफ से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, नॉर्मल रिएक्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट लगाएं और एक क्या लगाएं, इक्वल टू साइन के साथ क्या लगाएं, एक कांस्टेंट लगाएं। इसको हमने बोला म्यू, इसको क्या बोला हमने, म्यू, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से लिखे हैं इसको। किस पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, है ना। और नेचर ऑफ सरफेस की बात करें तो क्या बोल सकते हैं इसको, रफनेस पे, कि ज़्यादा रफनेस होगा तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू की बात बोले तो म्यू का जो वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। 0 होगा तो मतलब क्या हुआ, रफनेस नहीं है, बॉडी का रफनेस नहीं है, मतलब पूरा का पूरा क्या है, बॉडी स्मूथ है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अगर म्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहीं पे बात कर ले, अगर यहाँ पे जैसे बोले तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक में क्या लिख सकते हैं, म्यू एस। अगर बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन म्यू एस बोलेंगे, एफ एस बोलेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे, ये म्यू एस बोलेंगे, एफ एस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, म्यू एस बोलेंगे, ठीक है ना। सेम तरह से लिमिटिंग के लिए लिखो, लिमिटिंग के लिए क्या लिखेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए क्या लिखेंगे, एफ ए लिखेंगे, एफ ए लिखेंगे तो अभी भी क्या है, ये म्यू एस है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है ना। इसका मतलब क्या, बॉडी रेस्ट में, स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो ये भी तो लिमिटिंग का, लिमिटिंग भी क्या है, रेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, म्यू एस है। काइनेटिक की बात कर ले, काइनेटिक की बात करें, काइनेटिक की बात करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एफ के लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू के लिखेंगे, ठीक है ना। अभी तुमको एक बात बोले थे ना, अभी तुमको एक बात बोले थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, रफनेस क्या होगा, कम हो गया, रफनेस कम हो गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो गया, स्टैटिक से कम हो गया। अब देखो तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा, मतलब एफ के क्या हुआ, कम हुआ, किससे, एफ एस से कम हुआ, एफ के इज लेस देन किससे, एफ एस से। इसका मतलब नॉर्मल इससे दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं कि म्यू के इज क्या होता है, हमेशा लेस देन क्या होगा, म्यू एस होगा, ठीक है। इसको बढ़िया से ध्यान रखना है हमको, म्यू एस क्या होगा, सॉरी म्यू के क्या होगा, म्यू के से म्यू के क्या होगा, म्यू एस से कम होगा, है ना। तो अब ये फोर्स से हमें काम है, पूरे चैप्टर में हमको इसी फोर्स से काम है। पूरे चैप्टर में अगर तुमको ये कहानी समझ में आ गया कि बॉडी पे नॉर्मल एक्शन कितना काम कर रहा है, म्यू का वैल्यू तुमको दिया हो, ये क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज गिवन, ठीक है ना। तो हम उस पर क्या लगा सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड की बात कहें, है ना, तो मैग्नीट्यूड इसका हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन हम क्या फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, सिंपल सा म्यू इंटू एन। नॉर्मल एक्शन का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब देख लो, वहीं पे देखो कैसे रिलेट होता है हर चीज, इसको समझो बढ़िया से, कि अगर जिस बच्चे को नॉर्मल एक्शन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो उसको फ्रिक्शन नहीं समझ में आएगा, उसको फ्रिक्शन नहीं समझ में आएगा, हर एक पॉइंट पर वो स्ट्रगल करेगा। इसलिए एक एक पॉइंट को उसमें भी हम क्लियर किए थे, ठीक है ना। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लगभग इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, थ्योरी पार्ट था, वो लगभग क्लियर हो गया, ठीक है।
हो गया? और समझो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में एक चीज पढ़ लेते हैं। इसमें है तुम्हारा नेट कांटेक्ट फोर्स। क्या मतलब है नेट कांटेक्ट फोर्स? बॉडी जब सरफेस पे रखा हुआ है, जब बॉडी सरफेस पे रखा हुआ है तो इस पे देखो बढ़िया से, अगर m मास का बॉडी रखा हुआ है, जब इस पे फोर्स लग रहा है, F लग रहा है, तो क्या देखा जा रहा है, बॉडी पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, है ना। बॉडी पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब पीछे भी कोई ना फोर्स लग रहा होगा। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, F लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पे इसको भी समझते हैं। देखो ये भी कांटेक्ट फोर्स है, देखो बढ़िया से हम बोल दिए हैं कि फ्रिक्शन भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। और याद करो नॉर्मल रिएक्शन में क्या बोले थे, कांटेक्ट फोर्स है। तो एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, बढ़िया से देखो, एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है। क्या क्या फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है और कितना क्या लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है। अभी मान लेते हैं कि ये वाला बॉडी रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो कितना होगा लिमिटिंग वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू मान लो इसका फ्रिक्शन बोले कि कॉफिशिएंट फ्रिक्शन क्या बोल रहे हैं, कॉफिशिएंट फ्रिक्शन क्या बोल रहे हैं, म्यू है। म्यू किस सरफेस के बीच में, ग्राउंड सरफेस और इस बॉडी के सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो लग रहा हो कितना है, वो म्यू है। ये हमें दिया हुआ है। तो इसका एबीडी बनाते हैं। एबीडी बनाया है तो देखें क्या कि इस बॉडी पे नीचे क्या दिख रहा है हमको, mg दिख रहा है, और ऊपर क्या दिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है। ठीक है ना। इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है, इसका मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में क्या है, रेस्ट में है। तो हम क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, mg। देख लो ऐसा ही निकालना होगा तुमको बार बार नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन निकालना है। जब फ्रिक्शन निकालना होगा तो हमें नॉर्मल रिएक्शन जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल रिएक्शन निकलने के लिए हमको एबीडी बनाना पड़ेगा। हर चीज कोरिलेटेड है, हर चीज। कहीं भी मिस किया होगा तो तुम फंसोगे, यहाँ पे कहीं भी मिस किया होगा तो फंसोगे। तो ये हमारे पास क्या आया, म्यू इंटू एन आएगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखो एक बॉडी पे दो फोर्स लगा, एक फोर्स कौन सा, ऊपर की तरफ ये नॉर्मल रिएक्शन है, और एक पीछे की तरफ कितना लग रहा है, ये एफ एल लग रहा है। ठीक है, और एफ एल का वैल्यू कितना है हमारे पास, म्यू इंटू एन है। ठीक है, और एन कितना है हमारे पास, mg है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, फ्रिक्शन म्यू mg है। दो फोर्स वेक्टर में पढ़ चुके हैं ना जी, दो फोर्स। अभी किसका पढ़ रहे हैं, नेट कांटेक्ट फोर्स, मतलब नेट रिजल्टेंट बोल सकते हो। हाँ एक ही बात है, नेट और क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, है ना। तो क्या समझ में आ रहा है कि एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, कितना एंगल पे लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है। और हमको इसका रिजल्टेंट निकालने आता है। दो फोर्स जब 90 डिग्री पर, क्या कैसे निकालोगे? अगर तुमको बोले रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, मान लो आर बोलते हैं तुमको निकालने के लिए, तो क्या बोलोगे, अंडर रूट क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पता होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, है ना। तो cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। cos 90 जीरो होगा तो 2ab वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला मान लेते हैं ए और ये वाला मान लेते हैं बी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना बोल सकते हैं हम लोग, रिजल्टेंट फोर्स कितना बोल सकते हैं, एन का स्क्वायर और प्लस क्या बोल सकते हैं, प्लस क्या बोल सकते हैं, एफ एल का स्क्वायर। ठीक है, देखो वैल्यू पुट करो एफ एल का, तो कितना है हमारे पास, एन स्क्वायर और प्लस क्या होगा, म्यू इंटू एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें स्क्वायर करो, स्क्वायर करेगा तो क्या होगा तुम्हारे पास, एन स्क्वायर और प्लस क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस म्यू का स्क्वायर होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, सही है ना। और एन स्क्वायर क्या है, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास आर ना लिख के यहाँ पे एफ आर लिखो, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं ना, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो सपोज करो इसको हमने बोला एफ आर बोल दिया, कैपिटल एफ आर, कैपिटल एफ आर लिखो। तो कैपिटल एफ आर मतलब ये क्या है, ये हमारा है रिजल्टेंट
रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चलो सुनो, तो ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स हो गया हमारे पास। अब ये वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस दोनों के बीच में कहीं पे लग रहा होगा, मान लो ये लग रहा होगा तुम्हारा, ऐसा लग रहा होगा, और ये सपोज कि अल्फा एंगल पे लग रहा होगा। कितना एंगल पे लग रहा होगा, अल्फा एंगल पे लग रहा होगा। तो अगर ये पूछा जाए हमसे, ये हमसे पूछा जाए कि ये वाला tan अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा निकालना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई क्या होगा, बेस होगा। मतलब अगर ये वाला वैल्यू क्या है हमारे पास म्यू एन है, तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगा हमारे पास, म्यू एन होगा, ठीक है ना। और ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या है, एन है। तो देखो तो इस ट्रायंगल में tan अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस होगा। तो क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, म्यू एन, अब बाई में क्या लिख सकते हैं, एन। ये कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, म्यू आएगा, ठीक है ना। ये क्या आएगा हमारे पास, म्यू आएगा, ठीक है। तो एक और बात सुनो, ये वाला को देखो बढ़िया से, ये हमारे पास एफ आर है, और इसी फोर्स का दो कंपोनेंट हुआ है, जो एक इधर गया है और एक इधर गया है। तो फ्रिक्शन हम ये भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शन हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फ्रिक्शन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट रिजल्ट, सॉरी, फ्रिक्शन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, बोल सकते हैं ना, है ना। और ये नॉर्मल रिलेशन क्या डिफाइन कर सकते हैं, फ्रिक्शन, सॉरी, नॉर्मल रिलेशन इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिलेशन इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक एक चीज़ पॉइंट को बढ़िया से देखना, समझना, जहाँ डाउट होगा पूछना। टोटल इस चैप्टर का जो मेन जो सारांश है ना, इसी में पूरा छिपा हुआ है, मैं बेस पूरा कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है। अब हम लोग फ्रिक्शन लगाते कैसे हैं ये सब चीज़ें सीखेंगे, और वैरायटी का प्रॉब्लम आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।